हेलो 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 प्यारे बच्चों। क्या हाल चाल। आई थिंक आप सभी घर में अच्छे से होंगे और दम लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस चक्रव्यूह सीरीज में बच्चों आपके लिए लेके आए हम टॉपिक डिटर्मिनेंट और इसकी 5 बेस्ट प्रॉब्लम्स का डिस्कशन आपके साथ करना है। होपफुली आपने सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं पहले से, एटलीस्ट थ्योरी वाला पार्ट तो रिवाइज किया होगा। एक बात और बोलना चाहूँगा कि वैसे तो हम लोग इन लेक्चर्स में 5 डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम ही जनरली पिक करते हैं, ऐसी प्रॉब्लम जिनके अच्छे सॉल्यूशंस बहुत जगह अवेलेबल नहीं है, जिससे आप लोगों को थोड़े से बेटर सॉल्यूशन मिले। लेकिन सच्चाई की बात बोलूँ तो यार इस टॉपिक में ऐसे क्वेश्चन आए ही नहीं, बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन ही डिटरमिनेंट से आए हुए हैं। तो जो भी है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन एक सजेशन ये देना चाहता हूँ, इसका जोड़ीदार जो इसका बेस्ट फ्रेंड है टॉपिक मैट्रिसेस, उसको यार बहुत रेस्पेक्ट के साथ पढ़ना। बहुत ही अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन जेई एडवांस में आ चुके हैं पहले भी, और अब भी आ सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट तो ठीक है मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैट्रिसेस के टॉपिक की थ्योरी तो पढ़ोगे पढ़ोगे, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना। क्योंकि जेई का जो क्वेश्चन आता है ना एडवांस वाला, वो मल्टी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है, उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रोबेबिलिटी, वो हर तरह का स्किल आपका चेक कर लेते हैं। कि टॉपिक कोई भी हो, मैट्रिक्स के क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी घुसा देंगे, उसमें एओडी लगा देंगे, पीएनसी मिक्स कर देंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर मिक्स कर देंगे, और एक ब्यूटीफुल क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पढ़ने का तरीका वही है कि आप क्वेश्चन नोट करेंगे और क्वेश्चन पहले खुद से अटेम्प्ट करिएगा, हाँ, जहाँ तक हो जाएंगे, है ना। और लास्ट 10 ईयर्स की पीवाईक्यू जरूर कर लेने हैं, है ना। जेई मेंस के पहले अटेम्प्ट में बैठने से पहले अपन इतना जरूर करें, हर बच्चा इतनी जरूर प्रैक्टिस करे कि मेंस लेवल तो फोड़ना ही है, लेकिन जे एडवांस के लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यू सारे के सारे करके जाने। ठीक है बच्चों। चलिए बिना टाइम लगाए क्लास स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई, कलर अपने मन का ले लिया जाए। क्या पसंद करते हैं सर आप? ये वाला कलर पसंद है भाई, आ जाओ। ये रहा जे एडवांस 2015 में आया वो क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ एल्फा सेटिस्फाई द इक्वेशन। यार एल्फा की वैल्यू, वो वैल्यू बतानी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। आई थिंक यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स ऑफ फील आ रही है, प्लस साइन होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है ना, कोई नहीं, प्लस कर लिया। ठीक है। तो इसको चेक करना है यार, मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है। ठीक है। तो वैसे तो तुम लोग चाहो कि भाई वैसे करोगे कि सब्ट्रैक्ट कर लिया, C2 - C1 C3 - C2, सब्ट्रैक्ट करके कर सकते हो, कुछ बच्चे करते भी हैं, लेकिन लेंदी पड़ता है। बेस्ट तरीका मालूम क्या, जो हम लोग एक पार्ट पढ़ते थे, प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट, दो डिटरमिनेंट का मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट बनाना आसान होता है। लेकिन एक डिटरमिनेंट को दो के प्रोडक्ट में ब्रेक करना आसान नहीं, काम नहीं होता। और ये फील भी नहीं आती कि यार इस क्वेश्चन में क्या हम इसको दो के प्रोडक्ट में ब्रेक करके सॉल्व कर सकते हैं, नहीं। और ये उसी पॉइंट पर क्वेश्चन है कि एक डिटरमिनेंट को दो के प्रोडक्ट में ब्रेक करेंगे, देखिए तुरंत क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो सबसे पहले कैसे करते हैं ब्रेक, जरा समझना यार तुम लोग। सबसे पहले एक काम करो, है ना, ये सारे इन सभी को एक्सपैंड करके लिखो, थोड़ा सा फील आएगी। तो ये आएगा 1 + 2 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, ये वाला क्या बनेगा, 1 + 4 अल्फा प्लस 4 अल्फा स्क्वायर, इसको एक्सपैंड करो। 1 + 6 अल्फा प्लस 9 अल्फा स्क्वायर, पहली रो एक्सपेंड कर दी, उसको एक्सपेंड करो। 4 + 4 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, 4 + 2 ^ 4 ^ 8 अल्फा प्लस 4 अल्फा स्क्वायर, 4 + 3 ^ 6 ^ 12 अल्फा प्लस 9 अल्फा स्क्वायर, है ना। सेकेंड रो भी एक्सपेंड कर दी। आ जाओ थर्ड रो पर, इसको एक्सपेंड करो। 9, मतलब थोड़ा फील आ जाए यार, हाँ यस, इसको प्रोडक्ट में ब्रेक करके इजीली सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि वो जो अप्रोच है C2 - C1 C3 - C2, वो हाईवे पर ले जाने वाली ट्रिक है, लॉन्ग रूट पे ले जाएगी तुमको, ये तुम्हें शॉर्टकट निकालेगा। 9 + 3 ^ 2 = 6 ^ 2 = 12 अल्फा प्लस 4 अल्फा स्क्वायर, इसकी बात करें 9 + 3 ^ 3 = 9 ^ 2 = 18 अल्फा प्लस 9 अल्फा स्क्वायर, और ये किसके इक्वल गिवन है, -648 अल्फा। पहले स्टेप में कुछ नहीं किया, बस चुपचाप इसको एक्सपैंड कर दिया। अब लेफ्ट हैंड साइड वाले सीन को बहुत प्यार से देखना यार, मैं इसको दो डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट में ब्रेक करना चाहता हूँ। मैंने इसको लिख दिया दिस डिटर्मिनेंट इनटू दिस डिटर्मिनेंट, दो के प्रोडक्ट में ब्रेक कर दिया। बस एक छोटा सा काम करना है, क्या छोटा सा काम करना है, इनके एलिमेंट्स फिल करने हैं। आप बोले सर मजाक कर रहे हो, छोटा काम थोड़ी ना, ये तो मेन काम है, सिखाते हैं यार, है ना। एक काम करोगे, देखो, ट्रेवल अलोंग द फर्स्ट रो के अलोंग चलिए।
पहली रो को बहुत ध्यान से देखो यार, पहली रो को ध्यान से देखो, ट्रेवल अलोंग द फर्स्ट रो। जब आप फर्स्ट रो पे ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको कुछ चीजें सेम दिख रही होंगी, है ना, कुछ चीजें तीनों में सेम दिख रही, कुछ चीजें बदल रही हैं, है ना। जैसे वन एल्फा एल्फा स्क्वायर यहाँ भी है, वन एल्फा एल्फा स्क्वायर इस एलिमेंट में भी है, वन एल्फा एल्फा स्क्वायर इस एलिमेंट में भी है। तो जो पहली रो में जब आप ट्रेवल कर रहे हैं, जो तीनों एलिमेंट में सेम चीजें दिख रही हैं, उसको फर्स्ट डिटरमिनेंट की फर्स्ट रो बनाओ, पहले डिटरमिनेंट की फर्स्ट रो। और जो बदल रही हैं चीजें, उसको फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो बनाओ, है ना। कैसे, मैं क्या बोला मैंने, जैसे हम तीनों एलिमेंट को देखें तो वन एल्फा एल्फा स्क्वायर यहाँ भी है, वन एल्फा एल्फा स्क्वायर यहाँ भी है, वन एल्फा एल्फा स्क्वायर यहाँ भी है। तो वन एल्फा एल्फा स्क्वायर, इसको तो हमने क्या बनाया, फर्स्ट डिटरमिनेंट की फर्स्ट रो बना दी, है ना। और अब हर एलिमेंट दो दो एलिमेंट का प्रोडक्ट है, क्योंकि वन को वन इंटू वन लिख सकते हैं, फोर इंटू एल्फा स्क्वायर, दो दो का प्रोडक्ट है। तो पहला पहला एलिमेंट यहाँ लिख दिया। अब दूसरे दूसरे एलिमेंट यहाँ लिखूंगा। तो अब जरा देखना, वन एल्फा एल्फा स्क्वायर है, इसका किससे मल्टीप्लाई करे कि ये एलिमेंट आए, इसका किन एलिमेंट से मल्टीप्लाई करे कि प्रोडक्ट करने पर ये सीन आए। तो नंबर देख लो यहाँ पे, क्या वन टू वन, रो वाइज लिख रहे हैं, है ना। इसका किससे मल्टीप्लाई करे कि प्रोडक्ट करने पे ये चीज है, वन फोर फोर। इसका किससे मल्टीप्लाई करे कि प्रोडक्ट करने पे ये सीन आए, वन सिक्स नाइन। आराम से, बहुत आराम से चलो, एक एक स्टेप समझते हुए। यानी यहाँ पर वैसे डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लाई चारों तरह से होता है यार। भाई मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हम लोग सिर्फ एक तरह से करते थे, रो बाई कॉलम, लेकिन डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लाई आर बाई आर, रो बाई रो, आर बाई सी, सी बाई आर और सी बाई सी, चारों मोड से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों सर, ऐसा क्यों कर सकते हैं? अरे भाई, डिटर्मिनेंट की यार अपन सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये पढ़ते थे कि डिटर्मिनेंट में रो को कॉलम में, कॉलम को रो में इंटरचेंज करें, उसकी वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो जो मेरे लिए आर बाई आर है, आप इसी में रो और कॉलम इंटरचेंज कर दो, वही प्रोडक्ट आपके लिए आर बाई सी बन जाएगा। आप इसको चेंज कर दो, वही सी बाई आर बन जाएगा। समझ गया? तो चारों मोड हो सकते हैं। हमने यहाँ पे कौन सा मोड यूज किया, आई लाइक दिस वन, आर बाई आर, रो बाई रो। तो अब जरा चेक करना, जैसे जब हम इसका मल्टीप्लाई इससे करें, पहली रो का पहली रो से एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई, तो वन वन स्पॉट का एलिमेंट मिलेगा, पहली रो। तो देखो वन वन एलिमेंट, वन प्लस टू एल्फा प्लस एल्फा स्क्वायर, ये मिलेगा। ये वन टू एलिमेंट है, वन टू एलिमेंट कैसे मिलेगा, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड रो, वन प्लस फोर एल्फा स्क्वायर। ये वन थ्री एलिमेंट है, कैसे मिलेगा, पहली रो का तीसरी रो से मल्टीप्लाई करो, वन प्लस सिक्स एल्फा प्लस नाइन एल्फा स्क्वायर। आगे आ गया। अब जरा थोड़ी देर इस एलिमेंट को देखो, ये भाई सब कौन सा स्पॉट है, सर ये स्पॉट है टू वन। कैसे मिलेगा, सेकंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट रो का करेंगे, जब हम इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तब मुझे ये एलिमेंट चाहिए। तो यहाँ पे बेटा देखो कितना आ रहा है, वन टू वन आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखूँ कि प्रोडक्ट पर ये मिले, तो वन के स्पॉट पर फोर ले आओ, यहाँ पे फोर एल्फा है, यहाँ पे टू है, तो यहाँ पे टू एल्फा ले आओ, यहाँ पे एल्फा स्क्वायर है, यहाँ पे वन है, एल्फा स्क्वायर। अब चलो मल्टीप्लाई करके देख लो, फोर प्लस फोर एल्फा प्लस एल्फा स्क्वायर, है ना। एक बार ये वाला सीन देखो यार तुम लोग, ये वाला सीन भी देख रहा हूँ, क्या लिखा हुआ है। पहले तो स्पॉट बताओ कौन सा है, ये कौन सा सेल है, सर ये थ्री वन सेल है। ये एलिमेंट मिलेगा कैसे, जब थर्ड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट रो के साथ हो, थर्ड रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट रो, तभी एलिमेंट आएगा। तो पहली रो तो पहले से ही मेरे पास है, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे नाइन लिखा हुआ, तो यहाँ पे नाइन लेंगे, नाइन इंटू वन नाइन आ गया। यहाँ पे सिक्स अल्फा, यहाँ पे टू है, तो यहाँ ले लिया थ्री अल्फा, है ना। और यहाँ पे अल्फा स्क्वायर है, तो वन, ये रहा। बोलो यार, क्या कनेक्टेड है, क्या एवरीथिंग इज कूल। आप चाहो तो ये एलिमेंट भी चेक करके देख सकते हो, ये टू टू एलिमेंट है, ये मिलता कैसे, सेकंड रो का सेकंड रो से मल्टीप्लाई करने में। चेक करो, फोर प्लस एट एल्फा प्लस फोर एल्फा स्क्वायर, मतलब ये वाले ऑटोमेटिकली अपीयर हो रहे हैं, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें निकालना क्या है, एल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो एक काम करो, एल्फा यहाँ से कॉमन ले लो, एल्फा स्क्वायर यहाँ से कॉमन लो, तो एल्फा क्यू ओवरऑल कॉमन आ जाएगा। एल्फा क्यू कॉमन ले लिया। पहला डिटर्मिनेंट कैसा दिख रहा है भाई, वन फोर नाइन, पहला कॉलम वन फोर नाइन, दूसरा कॉलम वन टू थ्री, वन टू थ्री, तीसरा कॉलम वन वन वन, वन 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 इंटू वन वन वन, वन 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 टू फोर सिक्स, वन 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 टू फोर सिक्स, और क्या है भाई, वन फोर नाइन, वन फोर नाइन इज इक्वल टू माइनस सिक्स हंड्रेड फोर्टी एट एल्फा। मतलब ब्रेक कर लिया आपने, एक को दो के प्रोडक्ट में ब्रेक कर लिया। अब थोड़ी मेहनत का टाइम आ गया भाई, निकालो इसको।
तो अल्फा क्यू इंटू, इधर आओ यार, इसको एक्सपेंड करो, 1 इंटू 2 - 3 मतलब -1। फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड कर रहे हैं ना, ये गया 4 - 9, 4 - 9 को मैं तो -5 बोलूंगा, प्लस 1 इंटू 4 3 × 12, 4 3 × 12 -18, 12 - 18 को मैं बोलूंगा -6। कैलकुलेशन देख लेना भाइयों, इधर आ जाओ यार, 1 इंटू यह 4 9 × 36, 4 9 × 36 -24, 12 आ गया, -2 इंटू ये गया 9 - 4 मतलब 5, प्लस 1 इंटू ये गया 6 - 4 फिर से 2, ये है -648 अल्फा, है ना। एक्सपेंड कर दिया, पहली लाइन में ही ट्रिक थी, अब तो बस पीसफुली क्वेश्चन निकल आएगा। अल्फा क्यूब ब्रैकेट के अंदर आओ, ये बना +5 -1 +5 -6, है ना, इनटू ये आया 1 इंटू 12 था, है ना, 12 -10 +2 -648 अल्फा। तो 5 - 7 का मतलब -2 अल्फा क्यू, 12 × 2 14, 14 - 10 इंटू 4 -648 अल्फा। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4 2 जा 8, 8 से शायद कैंसिल हो जाता है ये, 8 8 जा 64 और 8 जा 4, 8 बन जा 8, तो अल्फा क्यू की वैल्यू आ रही है मेरे पास 81 अल्फा। तो एक तो अल्फा 0 आया और अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आएगी 81, तो 9 और -9, अल्फा की 3 वैल्यूज आ रही हैं यार, एक अल्फा 0 आया, एक 9 आया और एक -9। तो ऑप्शंस गिवन है, देख लो, क्वेश्चन यही था, इनमें से कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी। आई थिंक कौन कौन सी अवेलेबल आंसर में, एक तो देखो 9 अवेलेबल है, -9 अवेलेबल है, बी और सी ये दो आंसर आ गए। ठीक है, तो बस भाई यही ध्यान रखना, मेन बात क्या थी कि इसको अगर हम प्रोडक्ट में ब्रेक करें तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, यही सिखाने वाली बात थी और कोई खास बात थी नहीं यार। ये देखो, अब तुम लोग कहोगे सर इससे अच्छे क्वेश्चन तो सर आजकल मेंस में आ गए, मेंस का स्टैंडर्ड रियली बढ़ गया है। तो जो बच्चे मेंस में 99 परसेंटाइल के आसपास स्कोर कर रहे हैं पहले अटेम्प्ट में, तो मान के चलो 60 से 65% जे एडवांस की तैयारी तुम्हारी उसी दिन हो गई है। केवल तुम्हें मोर देन वन और कॉम्प्रिहेंशन पे दम लगा के काम करना है, समझ गए। चलो करते हैं यार, अब आए नहीं है तो क्या करें यार, इन्हीं को डिस्कस, इन्हीं को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा भाई। एक काम करो यार, क्या पूछ रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एक्स बिलोंग्स टू फॉर विच दिस इक्वेशन होल्ड्स ट्रू, मतलब एक तरह से तुम्हें यार इस इक्वेशन को सॉल्व करके बताना है इसके कितने डिफरेंट रियल रूट हैं। तो थोड़ा तुम कहोगे सर डाइल्यूट कर दो क्वेश्चन को, बिल्कुल मानेंगे आपकी बात, यहाँ से एक्स आउट और इस कॉलम से एक्स स्क्वायर आउट, हल्का कर लेते हैं, है ना। तो ओवरऑल बाहर कितना आ गया, एक्स क्यू बाहर आ गया। अब ये डिटरमिनेंट बच्चों कैसा दिख रहा है, 1 2 3 1 4 9, है ना। कुछ बच्चे कहेंगे सर एक स्टेप कम लिखो, सर आप क्यों कम लिखो कि सर इसको दो में ब्रेक कर लो, मान ली आपकी बात, बिल्कुल मानी आपकी बात। अच्छा, जो दूसरा डिटरमिनेंट लिखेंगे यार, तो देखो एक्स क्यू कॉमन यहाँ से आ जाएगा, तीसरे कॉलम से एक्स क्यू पहले से ही कॉमन था, तो एक स्टेप अगर मैं बचाना चाहूँ और आप एग्री करें तो कुछ बात ऐसे बनेगी यार, बोलो सही है क्या, है ना, देख लेना एक बार। और इक्वल टू तो 10 था ही सही, ये आउट लिखा हुआ है, समथिंग लाइक दैट, देख रहे हो क्या। यस सर देख रहे हैं। एक्स क्यू कॉमन आया तो 1 2 3 1 4 9 1 1 1, उधर से एक्स पर 6 हो गया, 1 2 3 1 4 ने 1 8 27, थोड़ी सी मेहनत की बात है, कर दो एक्सपेंड। 1 इंटू 4 - 9 मतलब -5, -1 इंटू ये गया 2 - 3 का मतलब फिर से -1, है ना, प्लस 1 इंटू 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 -12 मतलब 6, 1 इंटू 6, फिर से आओ इधर 1 इंटू 27 4 जा, माई लॉर्ड, एक काम कर लें, एक्स बार 6 इंटू 1 इंटू लिखेंगे ना, तो 4 यहाँ से कॉमन ले लें, 9 यहाँ से कॉमन ले लें, ये वाला डिटरमिनेंट आएगा, 4 इधर से कॉमन, 9 यहाँ से कॉमन, 4 9 जा कितना होता है 36 होता है क्या, हाँ 1 इंटू 36 कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3 1 बचेगा, 9 कॉमन लिया था ना, 3, तो 3 - 2 वाओ 1, ये शॉट अच्छा लग गया भाई, -1 इंटू ये गया 27 2 जा, ये तो मुझे आता ही है, 27 2 जा कितना होता है 54,
माइनस 24, 54 माइनस 24 मतलब 30, है ना, प्लस 1 इंटू 9 टू जा 18 माइनस 12, 18 - 12 आज बहुत आ रहा है भाई, क्या बात है। तो अब फाइनली ये सीन बन क्या रहा है, ये हुआ -5, ये हुआ +1 +6 मतलब 7, प्लस में 7 हो गया। x⁴ के साथ क्या क्या हो रहा है, 36 तो ये आ गया, -30 ये हो गया, +12 ये रहा। फाइनली बताओ बच्चों क्या बोलोगे तुम लोग, सर ये बन रहा है 2 टाइम्स x³। 36 + 12 होता 48, 48 - 30, 48 - 30 हो गया जाके 18। ऐसा कुछ आ रहा है यार, क्वाड्रेटिक बन रही है, x³ में क्वाड्रेटिक बन रही है भाई साहब, सही बोल रहा हूँ गलत नहीं बोल रहा हूँ। 2 से डिवाइड दे दूँ तो ये कितना बन जाएगा, 2 से डिवाइड दे दूँ तो ये बन जाएगा जाके 9x⁶ प्लस x³ -5, 9×5 = 45, है ना। तो चेक करो भाई, इक्वेशन कुछ ऐसी बनती है, फैक्टर हो पाएंगे इसका, 9×5 = 45 कैसे फैक्टर जिसको सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आता हो। नहीं भाई ऐसा तो नहीं दिख रहा, देख लो जरा डिटरमिनेंट सही एक्सपेंड किया है क्या, 4 ज़्यादा समझदारी तो नहीं दिखाई, 27 4 जा होता 108 और 9 8 = 72, 36 ही बचेगा, -1 × 27 × 54 -8 × 3 = 24, 54, 54 -24 ये तो 30 बचेगा, और 1 × 9 = 18, 18 -4 × 3 = 12, नहीं नहीं 18 -12 ये 6 आएगा यार, यही तो गलत, 12 बच रहा था उसको 12 लिख दिया। अब चेक करना बच्चों, बाल बाल बचे, नैरो एस्केप, तो कितना बचेगा यार, ये 36 + 6 कितना होता है, 36 + 6 होता है, 36 + 6 कितना होता है 42, 42 - 30 का मतलब ये 12 आ जाएगा। चेक करना भाई, ये 12 x⁴ आया, 12 है तो पूरी कहानी ही चेंज हो गई यहाँ पर तो। रुक जाओ इसको दोबारा सही लिख देता हूँ मैं, आ जाओ यार एक बार फिर से भाई, 2 टाइम्स x³ 42 + 12 x⁶ = 10, 2 से डिवाइड दे दो, 6x⁴ प्लस x³ -5, है ना। अब दो फैक्टर आसानी से हो रहे हैं, 6×5 = 30, 30 कैसे दो फैक्टर जिसको सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आता हो, तो ऐसे ही कर लेंगे, 6x⁴ प्लस 6x³ -5x³ -5 = 0, तो 6x³ कॉमन ले लिया, x³ + 1 -5 कॉमन लिया, x³ + 1 = 0, यानी 6x³ -5, है ना, और x³ + 1 = 0, ये फैक्टर्स आ रहे हैं। अच्छा एक चीज़ ये नोटिस करना, हमें जो x निकालना है वो केवल रियल नंबर चाहिए, है ना। वैसे तो अगर x कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होगा तो 6 डिग्री की इक्वेशन 6 रूट आएंगे, है ना। तो इनका क्वेश्चन क्या है, टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट x बिलोंग्स टू R। नोटिस करने वाली बात यह है कि हमें x कैसा चाहिए, रियल चाहिए। ठीक है बच्चों, आप बोलो सर नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, यानी यहाँ से x³ की सर दो वैल्यू आएंगी, एक वैल्यू आएगी 5/6 और एक वैल्यू आएगी -1। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है तो हम लोग जानते हैं इसका क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, है ना, पोलर में डिमाइवर थ्योरम लगा के निकाल सकते हैं, लेकिन हमें तीनों रूट नहीं चाहिए, हमें तो रियल वाला चाहिए। तो एक रियल रूट इसके करस्पॉन्ड आएगा, एक रियल रूट इसका आएगा, तो क्यूब रूट तो निगेटिव नंबर का भी एग्जिस्ट करता है ना। तो फाइनली एक्स की कितनी डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, 2 डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज, 2 डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की दो डिफरेंट रियल वैल्यूज आएंगी। ठीक है बच्चों, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। करें लैम्डा अल्फा लैम्डा म्यू रियल नंबर है, कंसीडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, 2016 में एडवांस में है वो क्वेश्चन है। एक इक्वेशन दे रखी है, देखो यार तुम लोग, अल्फा x + 2y = लैम्डा, और दूसरी इक्वेशन दे रखी है 3x - 2y = म्यू।
ठीक है, केवल दो इक्वेशन दे रखे हैं, मतलब लीनियर इक्वेशन का सिस्टम दे रखा है। अब इसमें वही है, अल्फा माइनस थ्री होगा तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, अल्फा माइनस थ्री नहीं होगा यूनिक आएगा, ये होगा तो इनफाइनाइट होगा, ये होगा तो नो सोल्यूशन। तो आपका भी सर ज़्यादा खास बात है ही नहीं इसमें सर, ये तो दो वेरिएबल में इक्वेशन दे रखी है, यानी ये तो स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन अगर दी जाएं, एक प्लेन में दो लाइन बनाए तो बताओ क्या क्या होगा सर, तीन बातें होंगी। अगर दोनों लाइनों का स्लोप डिफरेंट है तो दोनों लाइंस एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, यानी यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। सर अगर स्लोप सेम है और लेकिन कांस्टेंट टर्म डिफरेंट है तो दोनों लाइनें पैरेलल होंगी, यानी एक भी सोल्यूशन नहीं आएगा। और इन केस अगर दोनों का स्लोप सेम है, कांस्टेंट भी का भी रेशियो भी सेम, मतलब सेम सेम बन रही, तो उस केस में जब एक लाइन दूसरे पर ओवरलैप कर जाएगी तो इनफाइनाइट सोल्यूशन है ना। तो इनफाइनाइट सोल्यूशन की कंडीशन इसमें क्या होती थी, इसमें इनफाइनाइट सोल्यूशन की कंडीशन क्या होती थी भाई, कंडीशन फॉर इनफाइनाइट सोल्यूशन, कंडीशन ये होती थी कोफिशिएंट्स का रेशियो सेम होना चाहिए, मतलब ये दोनों आइडेंटिकल लाइन बन जाए, एक के ऊपर एक ओवरलैप कर, यानी अल्फा अपॉन थ्री, एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो अल्फा अपॉन थ्री, वाई के कोफिशिएंट का रेशियो क्या आएगा, टू बाई अपॉन माइनस टू, यानी टू अपॉन माइनस टू, टू अपॉन माइनस टू, कॉन्स्टेंट का रेशियो कितना आएगा, लामडा बाई म्यू। मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन चाहिए तो तीनों रेशियो सेम होने चाहिए, ये सब पढ़ा था यार, इवन टेंथ क्लास में ये सब पढ़ा दिया जाता है यार, आजकल तो टेंथ में ये सब बच्चों को पढ़ा के भेजते हैं भाई। ये माइनस वन हो गया, नहीं अल्फा होना चाहिए माइनस थ्री अगर आपको इनफाइनाइट सोल्यूशन चाहिए, लेकिन सिर्फ अल्फा माइनस थ्री से काम नहीं चलेगा भाई, ये अगर रेशियो माइनस वन बन रहा तो ये भी माइनस वन बनना चाहिए, नहीं ये दोनों चीज़ें टुगेदर ट्रू हो, लैम्डा अपॉन म्यू भी माइनस वन हो, इसका मतलब है लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू जीरो एंड अल्फा इक्वल टू माइनस थ्री, दीज टू कंडीशन टेकन टुगेदर अगर ये दोनों होल्ड करती तब अपन बोलेंगे इनफाइनाइट सोल्यूशन मिल रहा है। आ जाओ भाई पीछे वाले पेज पे फिर से आओ, चेक करना, रीडिंग लगानी है। ए पार्ट करे अल्फा माइनस थ्री अगर ले ले तो सिस्टम के इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन होंगे फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा माइनस एंड म्यू। करे अकेले अल्फा को माइनस थ्री ले लिया जाए तो मैटर नहीं करता है कि लैम्डा में म्यू में कुछ भी लूँ, हमेशा इन्फिनिट सोल्यूशन मिलेंगे। क्या बोला भाई सर, साफ साफ झूठ बोल रहे हैं, मिलेंगे तब जब इसके साथ ये भी ट्रू हो, क्योंकि ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू इक्वल टू सी वन बाई सी टू, दोनों आइडेंटिकल होनी चाहिए, कोफिशिएंट का रेशियो सेम होना चाहिए थ्रू आउट, तो इसके साथ ये भी इंपॉर्टेंट है। तो भाई साहब इन्होंने जो कहा झूठ बोला यार, सच तो नहीं बोला है, झूठ बोला है, नॉनसेंस बात है, अलाउड नहीं है। कह रहे अगर अल्फा माइनस थ्री नहीं है, अल्फा अगर माइनस थ्री नहीं हो भाई, इसका स्लोप थ्री बाई टू है, तो इसका स्लोप थ्री बाई टू कब बनेगा, जब अल्फा माइनस थ्री हो। कह रहे अल्फा माइनस थ्री नहीं है, देन द सिस्टम हैज ए यूनिक सोल्यूशन। आपको कहा, सर ये तो ओके मामला है, यहाँ बात ही अलग अंदाज में कर रहा है। इसका स्लोप बच्चों कितना आएगा, इसका स्लोप आएगा माइनस अल्फा बाई टू, इसका स्लोप कितना आएगा थ्री बाई टू, है ना। अब अगर मैं अल्फा को माइनस थ्री ले लेता हूँ तो ये स्लोप और ये स्लोप सेम हो जाएगा, स्लोप सेम होने का मतलब लाइन या तो पैरेलल होंगी या फिर कोइंसाइड करेंगी। लेकिन अगर मैं अल्फा को माइनस थ्री नहीं लेता हूँ तो इसका स्लोप और इसका स्लोप अलग होगा, यानी दोनों लाइनें उस केस में इंटरसेक्ट करेंगी, यानी इस केस में लाइन्स कैसी हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी। ऑब्वियसली लाइन इंटरसेक्ट, एक लाइन ऐसे पास होगी एक ऐसे पास होगी, ऑब्वियसली यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। ओके, जो कहा है सच कहा है इन्होंने। ठीक है आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अगर लैम्डा प्लस म्यू जीरो ले ले देन द सिस्टम हैज इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन। कह रहा है अगर लैम्डा प्लस म्यू को जीरो ले लिया जाए तो सिस्टम में इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन होंगे फॉर एल्फा इक्वल टू माइनस थ्री। पढ़ा भाई साहब, एक कंडीशन उधर बोला, एक को इधर चुपचाप दे दिया, यानी दिस टुगेदर विद दिस होगा। तो सर यही बात तो आपने बोली थी, ये दोनों टुगेदर होने चाहिए क्योंकि थ्रू आउट द कंडीशन ये होल्ड करे, है ना। तो मैं तो बोलूंगा भाई इसमें भी इन्होंने सच बोला है, अच्छा बोला है, ये भी ओके मामला है। डी पढ़ते हैं। अगर लैम्डा प्लस म्यू जीरो नहीं है देन द सिस्टम हैज नो सोल्यूशन फॉर एल्फा इक्वल टू माइनस थ्री। कह रहा है अगर लैम्डा प्लस म्यू जीरो नहीं है तो नो सोल्यूशन आएगा अगर मैं अल्फा को माइनस थ्री ले लूं। कहने का मतलब है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करे लेकिन ये ना करे, ये करे और ये ना करे। अच्छा ये अगर करती है, अल्फा को माइनस थ्री लेते हैं तो ये बोला हुआ ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू, तो ये तो रेशियो माइनस वन बन जाएगा, लेकिन ये माइनस वन बनने के लिए जीरो होना पड़ेगा, लेकिन ये जीरो है नहीं तो ये माइनस वन नहीं बनेगा। यानी इस डी पार्ट में मालूम है ये कौन सी कंडीशन बनी, डी पार्ट में कंडीशन बन रही है ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू, ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये सी वन बाई सी टू इक्वल नहीं। ये कौन सी कंडीशन होती है बच्चों, पता है, लाइन्स आर पैरेलल, क्योंकि इसके में दोनों का स्लोप
सेम होएगा, अल्फा को -3 डालेंगे, ये स्लोप और ये स्लोप सेम है, लेकिन लाइन पैरेलल है, लेकिन आइडेंटिकल नहीं है, कोइंसाइड नहीं कर रही हैं। लाइंस के पैरेलल होने वाला केस हो गया। अब लाइंस पैरेलल हैं तो ऑब्वियसली नो सोल्यूशन आएगा ही आएगा। तो इसके 3 आंसर आएंगे बच्चों, बॉम्बे, कैलकाटा एंड दिल्ली, BCD, 3 आंसर्स। ठीक है ना, इजी क्वेश्चन ही आए यार, इसमें ज़्यादा कुछ भारी क्वेश्चन आया ही नहीं है जी एडवांस में। एडवांस के अलावा क्वेश्चन डिस्कस करने हैं तो अपने पास रहते हैं क्वेश्चन डिफिकल्ट गंदे गंदे, वो भी कभी करेंगे, वरुण एडवांस में कराएंगे यार गंदे गंदे क्वेश्चन, टेंशन मत लेना। fx ये दिया हुआ है, cos 2x sin 2x ये दे रखा है, ठीक है भाई। अब नीचे 4 ऑप्शन है। अच्छा पूछ क्या क्या रहा है, एफ डैश एक्स 3 पॉइंट पे 0 होगा, एफ एक्स का मैक्सिमा आएगा, एफ एक्स का मिनिमा आएगा 0 पर, एफ डैश एक्स ज़्यादा से ज़्यादा 3 पॉइंट पे 0 होगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 एट मोस्ट, एट मोर देन, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 एट मोर देन 3 पॉइंट इन दिस। इसमें बोला एग्जैक्टली 3 पॉइंट पे होगा, इसमें बोला 3 से ज़्यादा पॉइंट पर होगा। तो एक काम कर लें यार, एफ एक्स का मैक्सिमा मिनिमा पूछ रहे हैं, एफ डैश के रूट पूछ रहे हैं, तो क्यों ना अपन एफ डैश मतलब एफ डैश क्या पहले एक्सपैंड करके एफ डैश निकाल लेते हैं, है ना। एफ डैश तुम डायरेक्ट निकालोगे तो यार इसमें कोई जीरो तो होगा नहीं, कॉस का माइनस साइन, हाँ साइन का, है ना, मेहनत ज़्यादा पड़ जाएगी। एक्सपेंड नहीं हम लोग पढ़ते थे, डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन रो वाइज पहले डिफरेंशिएट कर ले, मुझे लग रहा नहीं यार उससे मामला लंबा हो जाएगा, इसको सीधा एक्सपैंड कर लो। तो एफ एक्स इक्वल टू, देखना जरा यार पहली बार में आ जाए, कोई मिस्टेक ना हो, दिस इंटू ये वाला प्रोडक्ट हुआ कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, यानी 1 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, है ना, माइनस कॉस 2x इंटू ये गया माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, हाँ माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये आ गया, ठीक है। अब प्लस साइन 2x इंटू ये देखो माइनस कॉस एक्स साइन एक्स, माइनस कॉस एक्स साइन एक्स, माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, देख लेना एक बार यार, ठीक है। इसको एक्सपेंड कर लिया, अब यार ये तो बन गया भाई साहब, पहला वाला टर्म तो ब्यूटीफुली बन गया, cos 2x। अच्छा माइनस लेके अगर प्लस कर लेना यहाँ पर, तो तुम बोलो सर एक और cos 2x बन गया, माइनस माइनस प्लस कर लिया, cos स्क्वायर माइनस cos 2x, ये cos 2x पहले से था, तो इफ यू डोंट माइंड ये cos स्क्वायर 2x बन गया, है ना। और माइनस साइन बाहर लगा दे तो देखो साइन 2x ये रहा, साइन 2x ये भी रहा, माइनस साइन स्क्वायर 2x, आपको वाह सर वाह, ये तो एक ब्यूटीफुल सीन बन गया भाई, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा। तो फाइनल लुक आ गया और कम मेहनत में आया, ज़्यादा मेहनत पड़ी नहीं, कॉस 2x प्लस कॉस 4x, ये आया एफ एक्स मेरे पास, कॉस 2x प्लस कॉस 4x, ठीक है। अब इनके क्वेश्चन का आंसर देने का टाइम आ गया भाई, कह रहे मैक्सिमा आएगा 0 पर, मिनिमा आएगा 0 पर, डेरिवेटिव पर जाना ही पड़ेगा क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन डेरिवेटिव पर हैं। आ जाओ भाई, आ जाते हैं डेरिवेटिव पर। दिस इम्प्लाइज एफ डैश एक्स कितना आएगा, cos 2x का माइनस 2 साइन 2x माइनस 4 साइन 4x, है ना। अच्छा कुछ कॉमन लेना हो तो एक काम कर लो यार, साइन 4x को हाफ एंगल ब्रेक करो, माइनस 2 साइन 2x और माइनस 8 साइन 2x इंटू कॉस 2x, तो माइनस 2 साइन 2x हमने ले लिया कॉमन, माइनस 2 साइन 2x ले लिया कॉमन, तो बचेगा क्या यहाँ पर 1 प्लस 4 कॉस 2x, माइनस 2 साइन 2x ले लिया कॉमन, 1 प्लस 4 कॉस 2x, ठीक है, ये आ गया। अब अगर हम इसको ज़ीरो करते हैं तो इसको ज़ीरो करने का मतलब क्या हुआ, कहाँ कहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा, इसको ज़ीरो करने का दो कंपोनेंट आएंगे, या तो साइन 2x की वैल्यू ज़ीरो हो या फिर कॉस 2x की वैल्यू -1/4 हो, है ना। अच्छा x इन्होंने दिया माइनस पाई से पाई में, तो x माइनस पाई से पाई है, तो ये जो साइन का एंगल है,
साइन का एंगल ये वाला, ये कहाँ से कहाँ तक बच्चों मूव कर रहा है, ये -2 पाई से 2 पाई में मूव कर रहा है। अब तुम खुद सोचो और बताओ, -2 पाई से 2 पाई में साइन जीरो कहाँ कहाँ पर होता है सर, ये होता है -पाई पे, देखो ओपन इंटरवल है ना, तो -पाई आ जाएगा, जीरो आएगा, पाई आएगा। एक्स की वैल्यू क्या क्या मिलेगी, 3 वैल्यू तो यहीं से मिल गई यार, -पाई/2, 0 और पाई/2, इन 3 पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 है। अच्छा कॉस, एक पीरियोडिक लेंथ में कोई भी नेगेटिव वैल्यू 2 बार लेता है, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू 2 बार लेता है, एक्सेप्ट मैक्सिमा इन मिनिमा। तो ये वाली वैल्यू एक पीरियोडिक लेंथ, जब एक्स को -पाई से पाई है, इस इंटरवल की लेंथ कितनी है 2 पाई, और एक्स अगर -पाई से पाई है तो ये 2x जो होगा -2 पाई से 2 पाई, यानी इंटरवल की लेंथ होगा 4 पाई, यानी दो पीरियोडिक लेंथ है, तो एक पीरियोडिक लेंथ 2 सोल्यूशन, तो 2 पीरियोडिक लेंथ में 4 सोल्यूशन, ये ओवरऑल कितने सोल्यूशन आएंगे 7, 4 ये 3 ये। इसका मतलब इन्होंने बोला था कि एग्जैक्टली 3 पॉइंट पे 0 होगा, झूठ बोला था यार, झूठ बोला था यहाँ पर, ये अलाउड नहीं है, कह रहे तो 3 से ज़्यादा पॉइंट पर होगा, बिल्कुल सही। अब 4 है, 5 है, 6 है, सारे आंसर हैं, ये तो हो गया भाई। अब एक इन दोनों में से डिसाइड करना है कि 0 पर बताओ मैक्सिमा आएगा या मिनिमा आएगा। तो फिर से यार इस पर वापस आते हैं, यहाँ पर चलते हैं, एक अलग डायरेक्शन में चलते हैं, कलर चेंज के साथ ऑरेंज कलर यूज़ करते हैं। ये एवरेज एक्स था हमारे पास, तो ये ऑरेंज कलर पर फोकस करना है आपको। आइए भाई किनारे से निकल के ऊपर चलते हैं। एवरेज 0 की बात करें, 0 पर डेरिवेटिव कॉस 0 तो 1 है, 5 आएगा, लेकिन ये 0 बना देगा, एवरेज 0 0 आएगा। एवरेज 0 प्लस 0 के जस्ट आगे ये पॉजिटिव देगा, ये भी पॉजिटिव देगा, लेकिन बाहर से नेगेटिव है। 0 के जस्ट आगे डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव है, 0 के जस्ट पीछे देखेंगे तो ये तो पॉजिटिव ही देगा, लेकिन साइन नेगेटिव देगा, नेगेटिव इज ऑलरेडी देयर, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, समझ गया ना। तो 0 से पहले डेरिवेटिव कैसा था, 0 से पहले पॉजिटिव था, और 0 के बाद नेगेटिव हो गया, तो पॉजिटिव से नेगेटिव, इसका मतलब x इक्वल टू 0 पर क्या मिलेगा, मैक्सिमा। x इज इक्वल टू 0 द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा ऑफ द फंक्शन, ठीक है ना। तो आंसर क्या क्या आएंगे इसमें, बॉम्बे एंड दिल्ली, बॉम्बे एंड दिल्ली, बी एंड डी, ठीक है। जेड वन 2017 में आया था। अब देखो यार, एक कॉम्प्रिहेंशन ये आया हुआ है, ये भी डिस्कस करते हैं। जी एडवांस 2021 में ज़्यादा मटेरियल नहीं है, डिटर्मिनेंट नहीं आता। डिटर्मिनेंट एक्चुअली जब मिक्स आता है अच्छा क्वेश्चन, तो मैट्रिक्स के साथ मिक्स होकर आता है, इसलिए मैंने स्टार्ट में ही बोल दिया मैट्रिक्स को रेस्पेक्ट दो, गिव रेस्पेक्ट एंड गेट रेस्पेक्ट। बहुत शानदार टॉपिक, उतना ही रेस्पेक्ट मैट्रिक्स को देना जितना डेफिनेट इंटीग्रेशन, जितना एओडी, जितना कॉम्प्लेक्स नंबर, जितना प्रोबेबिलिटी, जितना कोनिक को दोगे, सारे हाईलाइटेड टॉपिक हैं। आ जाओ भाई, वेक्टर थ्री भूल गया यार, वेक्टर थ्री को भी उतना ही रेस्पेक्ट देना है। आओ, let alpha beta gamma be real numbers such that the system of linear equations this and this is consistent। कंसिस्टेंट का मतलब दोस्तों क्या होता है, सिस्टम का सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, सिस्टम का सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब या तो यूनिक सोल्यूशन है या फिर इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन है। तो कह रहे अल्फा बीटा गामा वो रियल नंबर है जिसके लिए सिस्टम का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। लेट दिस रिप्रेजेंट द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स पी विद अ प्लेन कंटेनिंग ऑल दोज अल्फा बीटा गामा फॉर विद अबव सिस्टम लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। d with the square of the distance of the point this from the plane p। थोड़ा बहुत 3D इन्वॉल्व है, एलिमेंट्री 3D इन्वॉल्व है। तो पहला काम तो वही है यार, सबसे पहले अपन सबसे पहला काम करते हैं, ये वाला काम, इस काम पर सबसे पहले बात होगी भाई। अब बात होगी तो इस पर बात होगी, करे अल्फा बीटा गामा वो रियल नंबर जिसके लिए सिस्टम का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। सोल्यूशन एग्जिस्टेंस का मतलब है तो यूनिक सोल्यूशन है या फिर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है। ये कैसे पता चलेगा यूनिक सोल्यूशन है या इनफाइनाइट है, तो पहले डिटर्मिनेंट निकाल लो। ये जो सिस्टम दे रखा ना, इसके कोफिशिएंट से एक डिटर्मिनेंट बनाओ, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से बना लो 7 8 9। आई थिंक अगर हम लोग ये देखें कंसेक्यूटिव 1 का गैप आ रहा है, आई थिंक ये वैल्यू क्या 0 आ रही है, 1 1 1 1 1 1। हाँ देख लो जरा, C2 गोज टू C2 माइनस C1 कर दें, C3 गोज टू C3 माइनस C2, 2 माइनस 1 1, 5 माइनस 4 1, 8 माइनस 7 1, है ना। तो D अपने को क्या दिख रहा है, पहला कॉलम एज इट इज 1 आ गया, 5 माइनस 4 1, 8 माइनस 7 1, 3 माइनस 2 1, 6 माइनस 5 1, 9 माइनस 8 1। D तो 0 हो गया। D 0, डिटर्मिनेंट 0 होने का मतलब सिस्टम का यूनिक सोल्यूशन तो नहीं हुआ है।
implies system does not have a unique solution। यार यूनिक सोल्यूशन तो नहीं है, लेकिन तुम बोलो सर इन्होंने तो बोला कंसिस्टेंट है। सर ये तो बोल रहे हैं कि सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट मतलब सोल्यूशन तो मिल रहा है लेकिन यूनिक नहीं है, तो फिर क्या सिचुएशन, सर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन हो सकते हैं। कितने सोल्यूशन हो सकते हैं, इनफाइनाइट, है ना। अब इनफाइनाइट सोल्यूशन की कंडीशन क्या होती थी, डी जीरो है तो डी वन डी टू डी थ्री तीनों जीरो होने चाहिए, है ना। लेकिन मैं चाहूंगा डी वन डी टू डी थ्री छोड़ते हैं यार, कि थोड़ा बहुत थ्री डी पढ़ने में इन्वॉल्व है, लग रहा है डी थ्री डी का इन्वॉल्वमेंट है, प्लस वेक्टर थ्री डी सबसे पहले यार मैंने वेक्टर पे पढ़ाया था, उसके बाद दूसरे सर ने थ्री डी पे पढ़ाया है, तो क्यों ना इसको वेक्टर थ्री डी से सोचा जाए। तो यार अगर ये एक्चुअली क्या है, ये एक प्लेन की इक्वेशन, ये भी एक प्लेन है, ये भी एक प्लेन है। अगर तीन प्लेन में इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन आ रहे हैं तो सिचुएशन को जरा सोचना, कौन सी सिचुएशन है। तुम जिस रूम के अंदर बैठ के पढ़ रहे हो, एक फ्लोर वाला प्लेन है, एक फ्लोर के सामने वॉल है, दो दो प्लेन तुम्हें दिख रहे हैं, और ये दो प्लेन जब इंटरसेक्ट कर रहे हो तो देखो फ्लोर में वो एक लाइन बन रही है ना। और तीसरा जो प्लेन है वो ऐसे है कि वो उस लाइन से पास हो रहा है, इंक्लाइन प्लेन, रूम के अंदर एक इंक्लाइन प्लेन खड़ा कर दिया। अब तुम्हें वो तुम तीनों प्लेन को देख, फ्लोर वाला प्लेन भी देख रहे हो, इंक्लाइन प्लेन भी देख रहे हो, और वो सामने वॉल भी दिख रही है ना। तो तीनों प्लेन में क्या है, एक कॉमन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। जब तीन प्लेन में कॉमन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होती है तो वहां से सिस्टम के इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलते हैं। यानी तुम इसको फैमिली ऑफ प्लेन से भी रिलेट कर सकते हो, सर फ्लोर वाले प्लेन को P1 बोले, सामने वाले प्लेन को P2 बोले, तो ये जो इंक्लाइन प्लेन है ये P1 और P2 की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होता है। और दो प्लेन की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से कोई भी प्लेन पास होगा, उस प्लेन की इक्वेशन कैसे लिखते थे यार, P1 प्लस लैम्डा P2, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। ये अल्फा P1 प्लस बीटा P2, यानी दो के हेल्प हम तीसरे को जनरेट कर सकते हैं, है ना। तो अब इस केस में होगा क्या, कि अगर सिस्टम के इनफाइनाइट सोल्यूशन है, देयरफॉर यूनिक सोल्यूशन नहीं है, यानी सिस्टम मस्ट हैव इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। अब सिस्टम इनफाइनाइट सोल्यूशन है, इसका मतलब एक प्लेन दो दो बाकी दो प्लेन की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होगा, यानी ये इनकी फैमिली का मेंबर होगा। तो देयरफॉर वी कैन राइट 7x, इस प्लेन को जनरेट कर सकता हूँ मैं, 7x प्लस 8y प्लस 9z, 7x प्लस 8y प्लस 9z माइनस ऑफ गामा माइनस 1। इसको लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, एल्फा टाइम फर्स्ट प्लेन, एल्फा टाइम x प्लस 2y प्लस 3z। अच्छा एल्फा एल्फा दिया तो नहीं है क्वेश्चन में, नहीं अल्फा दिया, अल्फा मत लिखो यार, लैम्डा और म्यू लिख दो। लैम्डा टाइम्स क्या आएगा भाई, x प्लस 2y प्लस 3z, x प्लस 2y प्लस 3z, है ना, माइनस अल्फा प्लस म्यू टाइम, वही फैमिली का कंसेप्ट लगा दिया यार, है ना। 4x प्लस 5y प्लस 6z, 4x प्लस 5y 6z, है ना, माइनस 4x प्लस 5 6z माइनस बीटा। ठीक है, चाहो तो D1 D2 D3 से कर सकते हो, बस ऐसे ही कर रहा हूँ मैं। कंपेयरिंग कोफिशिएंट, अगर x का कोफिशिएंट कंपेयर कर, लेफ्ट हैंड साइड से x 7 है, राइट हैंड साइड से लैम्डा प्लस 4 म्यू, बाई का कोफिशिएंट कंपेयर करें, यानी लैम्डा में पहले निकाल लेते हैं, 8 आएगा, बाई का कोफिशिएंट आएगा 2 लैम्डा प्लस 5 म्यू, है ना। x का कोफिशिएंट था लैम्डा प्लस 4 म्यू, बाई का कोफिशिएंट है, बाई का कोफिशिएंट 2 लैम्डा प्लस 5 म्यू। ठीक है भाई, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 7 2 जा 14, 2 लैम्डा प्लस 8 म्यू, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना, माइनस माइनस माइनस, ये तो गया 8, 8 माइनस 14 मतलब माइनस 6, और ये आ जाएगा माइनस 3 म्यू। तो म्यू की वैल्यू तो 2 आ गई भाई, म्यू 2 आ गया, म्यू को उठा के यहाँ पर यूज कर लो 8, लैम्डा की वैल्यू आ गई माइनस 1, है ना। लैम्डा म्यू दोनों निकाल लिए। अब आपको एक्चुअली रिलेशन किस में चाहिए था, अल्फा बीटा गामा में, तो कांस्टेंट टर्म कंपेयर करो, तो कांस्टेंट हमारा माइनस गामा प्लस 1, यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू है लैम्डा इंटू माइनस अल्फा, है ना, म्यू इंटू
माइनस बीटा, तो माइनस गामा प्लस वन, लैम्डा की वैल्यू है -1 यानी अल्फा, म्यू की वैल्यू 2 है -2 बीटा, यानी अल्फा -2 बीटा प्लस गामा, ये वाली वैल्यू अपने पास 1 आ गई है। ठीक है ना, थोड़ा सा इसकी बात कर लेते हैं, दिल वाली बात कर ली भाई साहब, दिल वाली बात की है। α-2 बीटा प्लस गामा की वैल्यू बना, ये बहुत प्यारी कंडीशन है ना। अब क्वेश्चन स्टार्ट होगा, वो हमने इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन कंडीशन निकाल ली। अब इनकी स्टोरी आगे क्या है, कह रहे दिस रिप्रेजेंट द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स एम, है ना। और P क्या है, एक P be the plane containing all those alpha beta gamma for which the above system linear equation is consistent d with the square of the distance this। अब पहला क्वेश्चन इनका डिटर्मिनेंट ऑफ m कितना होगा, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, अल्फा बीटा -1। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ m कितना आएगा भाई, अल्फा बीटा -1, अल्फा बीटा -1 210 एंड गामा 01। एक्सपेंड कर लेते हैं, अल्फा इंटू 1 -0 -2 इंटू बीटा -0 प्लस गामा इंटू 0 + 1। तो यहाँ पर डेट m की वैल्यू आ रही है अल्फा -2 बीटा प्लस गामा। वाओ, देखो यही आ गया जो हमने दिल वाली बात की थी। अच्छा, अल्फा -2 बीटा प्लस गामा +1 नहीं था यार, यहाँ पर = 0 आएगा, नहीं =1, =1 ये आएगा भाई। ठीक है भाई, मामला फिट है भाई। तो ये वाली वैल्यू बनी है, यही वैल्यू क्या आ गई है 1, तो डेट ऑफ m की वैल्यू क्या आ गई है 1 आ गई है, डिटर्मिनेंट ऑफ m इज 1। ये पहला पार्ट कर लिया। अब आगे इन्होंने क्या बोला है, आगे बोला P विद द प्लेन, P एक प्लेन है जो एक तरह से अल्फा बीटा गामा का लोकस है, अल्फा बीटा गामा का लोकस है। तो अल्फा बीटा गामा एक किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इस कंडीशन को। तो इसका लोकस ले लेंगे अल्फा बीटा गामा का, तो प्लेन P की इक्वेशन क्या आएगी, x - 2y + z = 1, है ना। लोकस ऑफ P अल्फा बीटा गामा, यानी अल्फा बीटा गामा जिसके लिए मुझे हमें सोल्यूशन मिल रहा था, वो क्या आ जाएगा, x - 2y + z = 1। ठीक है, अब इनका कहानी कुछ और कह रहे हैं, डी क्या स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन, यानी 0 1 0 से प्लेन पी की डिस्टेंस चाहिए, और डिस्टेंस को उन्होंने डी बोला है। डी क्या, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ above plane from point 0 1 0। अब 0 1 0 से परपेंडिकुलर x के प्लेस पर 0, y के प्लेस पर 1, z के प्लेस पर 0, कांस्टेंट एज सच, टोटल का मॉड अपॉन x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के प्लस z के, तो ये आ जाएगा 3/√6। ये डिस्टेंस आ रही है ना। अच्छा, अब d एक्चुअली क्या था, d जो है वो इस डिस्टेंस का स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ दिस, तो वो कितना आएगा 9/6 आ जाएगा। 9/6 का मतलब 3 से कैंसिल करें, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो d आएगा 3/2। 3/2 का मतलब हो गया 1.5, 1.5 या 1.50, सही है क्या। तो भाई अगले क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, डिटरमिनेंट ऑफ m 1 आ रहा है, और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन शायद आगे ही लिखा होगा मैंने, हाँ, तो ये 1.50, ठीक है ना। तो इसका ही आंसर आ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बच्चों इस टॉपिक से नहीं आए, जो भी क्वेश्चन आए हुए थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, ज़्यादा वैरायटी इसमें आई नहीं है, एक्सपेक्टेड भी यही है कि ज़्यादा कुछ होता नहीं है। ठीक है ना, मैट्रिक्स अच्छे से पढ़िएगा। चलिए भाई, अब होमवर्क आपका भाई है, नोट्स सर लोग के बहुत अच्छे से रिवाइज करोगे। लास्ट 10 ईयर्स में जो भी कुछ आया था वो तो मैंने खैर कर ही दिया है, तो तुम लोग का अब एक काम करना है यार,
लास्ट 5, यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं यार इसमें, है ना। लास्ट 5 ईयर्स जेई मेन PYQs, ये ट्राई करना, इसमें तुमको मिल जाएंगे क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, बाकी अच्छे क्वेश्चंस अपन लेके आएंगे। अभी एक और सीरीज हम लोग की आती है ना लास्ट में, वरुण एडवांस, जिसमें रेगुलर लेक्चर चलते हैं, अच्छी से अच्छी प्रॉब्लम डिस्कस की जाती है, जे एडवांस से ऊपर लेवल की प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करते हैं, वहाँ पर कर लेंगे। और वैसे भी एक्स्ट्रा इतना काम हमें करना है, हमें तो रेलिवेंट चीज़ें ज़्यादा पढ़नी है। ठीक है बच्चों, मिलेंगे आपसे हम एक और अगले लेक्चर में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल।